भारतीय राजनीति में सत्ता के खेल के कुछ तय नियम माने जाते हैं, लेकिन मार्च की एक रात वो सारे नियम टूट गए। आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर कैसे एक चुना हुआ मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे पहुंच गया। तारीख थी 21 मार्च 2024, रात का वक्त। दिल्ली में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भारत के लोकतंत्र में एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खबर आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हिरासत में लिया गया। तो सवाल ये उठता है, क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई थी या फिर राजनीति के शतरंज में चला गया एक आखिरी दाव? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस गिरफ्तारी की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आम आदमी पार्टी का जो उदय था वो कोई धीमी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये एक तरह से 3 खतरे की घंटियों जैसा था जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में जोर जोर से बज रही थी। पहली घंटी बजी फरवरी 2020 में। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सिर्फ चुनाव नहीं जीता, बल्कि 70 में से 62 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया। फिर एक साल बाद दूसरी घंटी, पंजाब जैसा बड़ा राज्य, वहां भी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी घंटी बजी अप्रैल 2022 में, जब उन्होंने गुजरात में यानी सत्तारूढ़ दल के सबसे मजबूत किले में सीधे सीधे चुनौती देने का ऐलान कर दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर की हो चुकी थी। लेकिन बात सिर्फ वोटों की नहीं थी, असली कहानी तो उनके काम करने के तरीके में थी। एक ऐसा मॉडल जो 2 चीज़ों पर टिका था, हेल्थ और एजुकेशन। दिल्ली के सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक्स, इनकी चर्चा देश में ही नहीं, दुनिया भर में होने लगी थी। ये एक तरह से ये दिखा रहा था कि राजनीति करने का एक और तरीका भी हो सकता है। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। इस बढ़ती हुई राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया, वो था दिल्ली का तथाकथित एक्साइज पॉलिसी केस, या जिसे हम सब शराब घोटाले के नाम से जानते हैं। तो ये पॉलिसी आखिर थी क्या? बहुत सिंपल शब्दों में समझिए। पहले दिल्ली में शराब की दुकानें सरकारी हुआ करती थी। 2021 में जो नई पॉलिसी आई, उसने इस सिस्टम को बदल दिया और शराब की बिक्री प्राइवेट दुकानों को लाइसेंस देकर शुरू कर दी। बस इतना ही। लेकिन यहीं पर इस पूरे केस की सबसे हैरान करने वाली बात सामने आती है। जिस पॉलिसी को करोड़ों का घोटाला कहा गया, उस पॉलिसी के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का रेवेन्यू मतलब कमाई 27% बढ़ गई, टारगेट से करीब 2000 करोड़ रुपए ज्यादा। तो एक लॉजिकल सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई एक ऐसी पॉलिसी जिससे सरकार का खजाना खाली होने की बजाय और भर रहा हो, उसे करोड़ों का घोटाला कैसे कहा जा सकता है? ये वो सवाल है जो इस पूरे केस की बुनियाद पर ही शक पैदा करता है। तो जब घोटाले का ये नैरेटिव सेट हो गया, तो फिर शुरू हुआ अगला कदम। बचाव पक्ष का आरोप है कि ये एक सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप को एक-एक करके रास्ते से हटाया जाना था। सिलसिला शुरू हुआ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से, मोहल्ला क्लिनिक का चेहरा। फिर नंबर आया शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का। उनके बाद संसद में पार्टी की एक बुलंद आवाज संजय सिंह। फिर गुजरात चुनाव के मुख्य रणनीतिकार विजय नायर। और आखिर में ठीक आम चुनावों से पहले खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक के बाद एक सारे बड़े नाम। और इस पूरी कार्रवाई का सबसे बड़ा हथियार था एक कानून, PMLA। इसे ब्रह्मास्त्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कानून के एक बहुत बेसिक नियम को पलट देता है। आमतौर पर जब तक कोई दोषी साबित ना हो, वो निर्दोष माना जाता है। लेकिन PMLA में ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप खुद को बेगुनाह साबित करें, और इसी वजह से इस कानून के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो महीनों की उथल-पुथल, पूरी टॉप लीडरशिप जेल में। इसके बाद सबकी नजरें थी अदालत पर। सबको लगा कि कोर्ट में लंबी बहस होगी, नए सबूत आएंगे। लेकिन आगे जो हुआ वो कोई छोटा मोटा मोड़ नहीं था, वो अभियोजन पक्ष के पूरे केस का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना था। 27 फरवरी 2026, लगभग 2 साल की इस लड़ाई के बाद कोर्ट का फैसला आया, और फैसला एकदम साफ था। कोर्ट ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि ये मामला, उनके ही शब्दों में, न्यायिक जांच पर खरा उतरने में विफल रहा और पूरा मामला निराधार साबित हुआ है।
अच्छा, जांच एजेंसियों का जो सबसे बड़ा दावा था वो था करोड़ों रुपयों के मनी ट्रेल का, कि पैसा दिल्ली से गोवा भेजा गया। तो सवाल ये है कि इस सबसे बड़े दावे के लिए कोर्ट में क्या सबूत पेश किया गया? सबूत था पेंसिल से लिखे हुए कुछ कागज के टुकड़े। जी हाँ, करोड़ों के लेन देन का सबसे बड़ा सबूत थी कुछ कच्ची पर्चियां। जाहिर है अदालत ने इसे सबूत मानने से ही साफ इनकार कर दिया। अब जरा केस के मुख्य गवाह की कहानी सुनिए, शरत चंद्र रेड्डी। इन्होंने ही एएपी पर रिश्वत देने का आरोप लगाया था, लेकिन जब असली दस्तावेज सामने आए तो पता चला कि पैसों का एक ट्रेल तो था, पर वो एएपी की तरफ नहीं बल्कि कहीं और ही जा रहा था। गिरफ्तारी के ठीक बाद रेड्डी की कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने एक के बाद एक कई और कमियां गिनाईं, जैसे कि एक आरोपी के बयान से दूसरे आरोपी को दोषी नहीं मान सकते। हजारों ईमेल्स में दबे हुए वो सबूत मिले जो आरोपियों के पक्ष में थे। और केजरीवाल का नाम भी शुरू की 3 चार्जशीट में था ही नहीं, उसे बाद में जोड़ा गया। और कोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल पूछा, अगर पॉलिसी को एलजी ने भी मंजूरी दी थी तो फिर साजिश में सिर्फ डिप्टी सीएम को आरोपी क्यों बनाया गया? और आखिर में कोर्ट ने पूरी जांच प्रक्रिया पर वो टिप्पणी की जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। कोर्ट ने इसे एक जांच नहीं बल्कि एक पहले से सोची समझी कहानी और एक कोरियोग्राफ की गई एक्सरसाइज करार दिया। तो अंत में हुआ क्या? नतीजा ये निकला कि सालों जेल में कटे, एक चलती हुई सरकार का नेतृत्व बिखर गया, एक अहम चुनाव का नतीजा प्रभावित हुआ, और इस सब के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सिस्टम की रक्षा करने वाले यानी खुद जांच करने वाले ही एक कहानी गढ़ने के आरोपी बन जाएं, तो फिर न्याय का क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि हमारी पूरी व्यवस्था के भविष्य में छुपा है।